नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे। मैं रुपेश नामदेव। आज हिंदी भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि भाषा को किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से समझा जाता है। क्योंकि मध्य प्रदेश के मोस्टली एग्जाम में ठीक है हिंदी पूछी जाती है। पीएससी की अगर बात करेंगे तो प्री और मेंस दोनों में इसका वेटेज है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं, सबके लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हिंदी के नियम और कानून तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे शब्दकोश का कमजोर होना या हमारे शब्दकोश में वोकैब में ठीक है त्रुटियां होना। ये हमारा ठीक है सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट है। अगर हम सबसे पहले अगर देखें कि किसी भाषा को पढ़ना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एक शब्द ठीक है जो विभिन्न अर्थों में या विभिन्न आधारों में कौन कौन सा रूप रखता है या किस आधार पर उस शब्द को हम क्या कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिखा माता, एक शब्द है माता। अगर मैं इस माता शब्द की बात करूं, यह माता शब्द व्याकरण के आधार पर क्या पहचान रखता है। देखिए, मेरी माँ है, आपकी माँ है ना। हम माता किसे कहते हैं? जिससे हम जन्म लिए हैं, जहां हम जन्म लिए हैं उसे ही माता कहते हैं। तो यह तो एक रिश्ता हो गया। लेकिन अगर मैं व्याकरण के आधार पर बात करूं कि यह माता जो शब्द है, इस माता शब्द को मैं कौन सा शब्द कहूंगा। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि सर ये एक संज्ञा शब्द है, यह एक क्या है? संज्ञा शब्द है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह विकारी शब्द भी हो सकता है, यह एक रूढ़ शब्द भी हो सकता है, यह एक तद्भव शब्द भी हो सकता है। तो अलग अलग आधार पर यह शब्द अपनी अलग अलग पहचान रखता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि यह माता जो शब्द है या विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं उनके कितने आधार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक टेबल है आपके पास में। चलिए, लिखा है शब्द भेद कि किसी शब्द के ठीक है कितने आधार हो सकते हैं, है ना। हमारे पास में कोई एक शब्द है, उसके आधार क्या है। तो सबसे पहले हम रचना की बात करते हैं। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति। जैसे मैं रुपेश नामदेव ठीक है अपने लिए किसी के लिए भाई हो सकता हूं, किसी के लिए दोस्त हो सकता हूं, किसी के लिए पुत्र हो सकता हूं, किसी का पति हो सकता हूं, किसी का ठीक है दोस्त भी हो सकता हूं। तो मैं एक इंसान अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आधार पर अलग अलग पहचान रखता हूं। उसी प्रकार से कोई एक शब्द है, कोई भी एक शब्द है, इसके आधार अनेक हो सकते हैं, कई आधार इसके हो सकते हैं। तो भाषा में अगर हम देखते हैं कि कोई शब्द अपनी कितनी पहचान रखता है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे कि हमारे पास में कोई शब्द है। जैसे मैंने लिखा माता, यह माता शब्द ठीक है अगर रचना के दृष्टिकोण से देखें तो किस प्रकार का शब्द है। अब रचना, जैसे मेरी उत्पत्ति या मेरी जो बनावट है वो बनी है, तो सबसे पहले कहाँ मेरा ओरिजिन हुआ? तो माँ के गर्भ में। तो मेरे आंख, मेरे नाक ठीक है, मेरे हाथ पैर, ये सारी चीजें बनी हैं। तो कैसे बनी है? ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने गर्भ में धारण किया और उस समय ठीक है क्या हुआ, 9 महीने पेट में रहने के बाद में मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ। तो मेरी रचना की गई है, मेरी क्या की गई है, रचना की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यह माता शब्द की रचना कैसी हुई है। माँ और ता को जोड़कर हमने क्या बनाया, माता बनाया। माँ और ता को जोड़कर हमने क्या बना दिया, माता। उसी प्रकार से मैंने एक शब्द लिखा आग। तो आग कैसे बना कि आ और गा को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, आग बन गया। तो ऐसे शब्द ठीक है जो तोड़ने के बाद अब मैं कहूं कि मां का कोई अर्थ है, ता का कोई अर्थ है, तो कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार मैंने कहा आ का कोई अर्थ है, गा का कोई अर्थ है, तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द अगर उन्हें तोड़ा जाए, क्या किया जाए, तोड़ा जाए, तो वह अर्थ विहीन हो जाते हैं, उनका कोई मतलब ना निकले, तो वह क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। अर्थात जो हमने माता लिखा है, यह माता रचना के आधार पर कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। अब ये रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। यदि कोई शब्द टूटने के बाद यदि उनके वर्ण विच्छेद किया जाता है और उसका कोई अर्थ ना निकले, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा शब्द है हमारे पास यौगिक। जैसे मैंने एक लिखा शब्द पाठ। अब पाठ को अगर मैं तोड़ता हूं तो पा अलग हो जाता है और ठा अलग हो जाता है।
तो यह क्या हो गया, पाठ हो गया। उसी प्रकार से मैंने एक शब्द लिखा साला, क्या लिखा, साला। अब मैंने सा अलग किया और ला अलग किया, ठीक है। सा और ला को अलग करने पर यह भी क्या हो गया, अर्थविहीन हो गया। कहने का मतलब है साला शब्द और पाठ शब्द, ठीक है, तोड़ने के बाद अर्थविहीन हो जाते हैं। इसका मतलब ये कैसे शब्द हैं, रूढ़ शब्द है। और यदि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसका एक नया शब्द बनता है जिसका नाम है पाठशाला। कौन सा शब्द है, पाठशाला। एक नया शब्द बन गया हमारे पास, कौन सा, पाठशाला। तो ऐसा शब्द जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो और उसका अर्थ मिलता जुलता हो जिन शब्दों से वह बना हुआ है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। समझ में आया। अर्थात दो रूढ़ शब्द मिलकर ही क्या बनाते हैं, यौगिक शब्द बनाते हैं। यहां तक समझ में आया। अब योग रूढ़ शब्द क्या है, अब हमारे पास है योग रूढ़ शब्द। तो इस योग रूढ़ में देखिएगा, एक शब्द है योग, दूसरा नाम है रूढ़। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, या दो गुण इसमें हैं, मैं कह सकता हूं, जिसमें यौगिक के भी गुण हो और रूढ़ के भी गुण हो। मतलब दो रूढ़ शब्द मिलकर यौगिक शब्द तो बने, लेकिन वह एक ऐसा अर्थ दे जो वह यौगिक शब्द ना देता हो। जैसे मैंने कहा पीत, धन, अंबर। अब यहां पे देखेंगे पीत एक रूढ़ शब्द है, अंबर एक रूढ़ शब्द है। यहां अंबर के दो अर्थ होते हैं, एक वस्त्र भी होता है और एक आसमान भी होता है। तो यहां पर अंबर का अर्थ है वस्त्र और पीत का अर्थ है पीला। तो पीला और वस्त्र, इनको अगर मैं जोड़ देता हूं तो शब्द बनता है पीतांबर। क्या शब्द बनता है, पीतांबर शब्द बनता है। अब यह यौगिक शब्द हुआ। अब पीतांबर जैसे ही मैंने लिखा तो पीतांबर का अर्थ पीला वस्त्र ना होकर क्या है, विष्णु जी है। क्या है, विष्णु जी है। इसका मतलब यह है कि ऐसे यौगिक शब्द जो योग से बने तो हों, लेकिन अपने वास्तविक अर्थ की अपेक्षा कोई तीसरा या अलग भिन्न अर्थ देता है, वह शब्द क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास में, ठीक है, तीन शब्द रचना के आधार पर तीन प्रकार के हैं। कोई शब्द वह रूढ़ हो सकता है, यौगिक हो सकता है और योग रूढ़ हो सकता है। रूढ़ ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर वह अर्थविहीन हो जाता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा चीज कि यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं और अपना जैसा ही एक नया अर्थ देते हैं। योग रूढ़ जिसमें योग के और यौगिक के और रूढ़ शब्द दोनों के गुण हो, मतलब बने तो दो रूढ़ शब्दों से हो, लेकिन वह अपने मूल अर्थ को छोड़कर एक अन्य अर्थ दे, तो वह क्या कहला जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहला देते। तो इसी तरीके से हमने जो शब्द लिखा था माता, तो माता कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। माता कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। अगली चर्चा करते हैं। अब किसी ने कहा कि यह माता जो शब्द है वह तद्भव शब्द है, अर्थात यदि मैं माता को उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर देखूं, मतलब अभी तक मेरा जन्म हुआ मां के गर्भ से, ये हमने देख लिया। अब उत्पत्ति कहां है ना, बर्थ प्लेस कहां पर है, ठीक है, मैं, ठीक है, जबलपुर में हुआ, ठीक है, भोपाल में, दिल्ली में, कहां पे मैं पैदा हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। अर्थात माता जो शब्द है, ठीक है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है या उसका स्रोत क्या है, इसके बारे में हम जानकारी। तो इतिहास के आधार पर जब हम देखते हैं, ठीक है, इसके आधार पर, इतिहास के आधार पर या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, तो एक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, चार प्रकार के शब्द होते हैं। अब मैंने माता को कह दिया तद्भव शब्द, लेकिन किस तथ्य के आधार पर मैंने कहा कि माता एक तद्भव शब्द है? तो देखिए, हिंदी भाषा जो आई है वो संस्कृत से आई है। किससे आई है? संस्कृत भाषा से इसका जन्म हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे शूर, जिनका प्रयोग, ठीक है, हम हिंदी भाषा में करते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति या स्रोत जो है वो संस्कृत भाषा है। जैसे सूर्य, जैसे मैंने कहा चंद्र, जैसे मैंने कहा मात्र, जैसे मैंने कहा अग्नि, जैसे मैंने कहा क्षेत्र। ऐसे शब्द जिनका उद्भव या जिनका स्रोत या जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और उनका प्रयोग हम किस में करते हैं? हिंदी भाषा में करते हैं। और जिस तरीके से हम कभी शादी पार्टी में जाते हैं, ठीक है, तैयार होके जाते हैं, बढ़िया डीजे में नाचते हैं, लौट के घर पे आते हैं तो देखने की शक्ल बदल जाती है।
तो ऐसे ही शब्द जिनका प्रयोग के दौरान रूप बदल गया है, जिनका रूप बदल गया है, जैसे सूर्य से बन गया सूरज, चंद्र से बन गया चंद्रमा, ठीक है, मात्र से बना माता, अग्नि से बना आग, क्षेत्र से बन गया खेत। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन उनका रूप कैसा हो चुका है, बदल चुका है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात जिन भाषाओं का उत्पत्ति या स्रोत संस्कृत है और हिंदी भाषा में उनका हम प्रयोग कर रहे हैं वह तत्सम कहलाते हैं, और जिनका रूप बदल गया है वह तद्भव कहलाते हैं। अब हमारे पास में दो शब्द और बचते हैं, एक है देशज और दूसरा है विदेशज। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे कि देशज क्या होता है और देशज शब्द क्या है और विदेशज शब्द क्या है। तो समझिएगा कि भारत में विभिन्न प्रकार की शक्तियां या यूरोपीय शक्तियां या अरेबियन शक्तियां, ठीक है, भारत पर आक्रमण की, यहां पर शासन किया, प्रशासन किया, रहे। उनका कल्चर हमारे कल्चर से, ठीक है, कहीं ना कहीं मेल खाता रहा और बदलता रहा। जैसे अगर मैं या आप में से कोई भी महाराष्ट्र चला जाए, ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्या हो जाएगा, मराठी टंग पे उसका मराठीपन आ जाता है, तो भाषा का आदान प्रदान हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे देश पे अंग्रेज, ठीक है, पुर्तगाली हैं, डच हैं, डेनिश है, फ्रांसीसी है, अफगान से हैं, अरब से लोग हैं, विभिन्न प्रकार के लोग आए, हमारे साथ रहे और उनकी भाषा का प्रभाव हिंदी भाषा में देखने को मिलता है। ऐसे शब्द जैसे आज कोई चिकित्सक नहीं बोलता लेकिन कहता है कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, है ना। ये तो नहीं बोलता कि चिकित्सक के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर शब्द अंग्रेजी भाषा का है लेकिन उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? हिंदी भाषा में करते हैं। हमने कहा दफन करना है, ठीक है, दरोगा है, कमिश्नर है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी मूल के हैं, विदेशी शब्द हैं और उनका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? विदेशज शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं जो क्षेत्रीय बोली भाषा से पनपे हैं और उनको हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिया गया है, या यूं कहें जिनके स्रोत का कोई आधार नहीं है या स्रोत का जिसका पता ना चले। जैसे मैंने कहा गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है ना। मम्मी कहती हैं थैला उठाओ सब्जी ले आओ, तो थैला कौन सी भाषा का शब्द है भाई? थैला शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? इसके स्रोत का हमें कोई पता नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनका स्रोत का हमें कोई जानकारी ना हो या ओरिजिन हमें पता ना चले, जिनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी ना मिले, ऐसे सब के सब शब्द कैसे कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। अर्थात तत्सम ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जो संस्कृत भाषा से हैं और हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं लेकिन रूप बदल गया है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। क्षेत्रीय बोली भाषा या जिनके स्रोत का हमें कोई जानकारी ना हो, की कोई ओरिजिन का, उनकी उत्पत्ति के इतिहास के बारे में जानकारी ना मिले, देशज शब्द होते हैं। और विदेशी मूल के शब्द, विभिन्न भाषाओं के शब्द जो भारत की हिंदी भाषा में सम्मिलित कर लिए गए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा माता एक क्या है? तद्भव शब्द है जो मात्र शब्द से बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मात्र से। अब अगला हमारे पास में यह है कि माता जो शब्द है, मैं कहूं कि माता एक विकारी शब्द है। माता कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए, जब हम प्रयोग के आधार पर, ठीक है, शब्द भेद देखते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी शब्द। अब ये विकारी और अविकारी शब्द क्या हैं? तो समझिएगा कि आपने विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया होगा। जैसे मैंने कहा माता, अब मुझे माता का बहुवचन करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माताएं। क्या लिखेंगे? माताएं। जैसे एक लड़का शब्द है, मैंने कहा लड़के शब्द को लड़का, अगर मुझे इसका लिंग परिवर्तन करना है तो आप क्या लिखेंगे? लड़की। बहुवचन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? लड़के। क्या लिखेंगे? लड़के। इस प्रकार से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ये किस कारण हो रहा है? जैसे मैंने कहा राम जाता है, मीना जाती है और वे जाते हैं।
ये जाता, जाति, जाते, हम इस शब्द में जो परिवर्तन ला रहे हैं वो किस कारण ला रहे हैं? ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि यदि कोई शब्द स्त्रीलिंग है, यदि कोई शब्द की जाति लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हम स्त्रीलिंग में लगाते हैं। यदि किसी शब्द को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसके लिए क्रिया भी बहुवचन होती है। अर्थात लड़का से लड़के आपने किया मतलब उसका बहुवचन किया। तो जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण परिवर्तन आ जाए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। जैसे लड़का एक संज्ञा शब्द है, लड़का से मैंने लड़की बनाया, लड़का से मैंने लड़के बनाया, यह विकार उत्पन्न हुआ लिंग के कारण और वचन के कारण। मैंने कहा मोहन जाता है, मीना जाती है, लड़के जाते हैं, तो जाता है, जाती है, जाते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और वचन के कारण इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहला जाते हैं? विकारी। तो जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं और क्रिया शब्द, ये क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। और जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, अर्थात जिनमें लिंग के कारण, वचन के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, काल के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मोहन तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है। यदि मैं मोहन की जगह मीना लिख दूं तो क्या होगा? मीना तेज दौड़ती है। यदि मैं मोहन मीना की जगह लड़के कर दूं या वे कर दूं, बहुवचन कर दूं, तो वे तेज दौड़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि मोहन दौड़ता है, ठीक है, मीना दौड़ती है, वे दौड़ते हैं, लेकिन इस तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव ना पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक विकारी और दूसरे अविकारी। विकारी वो शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण क्या होता है? परिवर्तन आता है। संज्ञा शब्दों में, ठीक है, परिवर्तन आता है, सर्वनाम में आता है तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, ठीक है, विशेषण शब्दों में प्रयोग विकार आता है, क्रिया शब्दों में भी विकार आ जाता है। किंतु क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? अगला है कि मैं कहूं कि माता के कई अर्थ होते हैं। माता के अनेक शब्द में, जैसे माता को हम मातृ भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं, अंबे भी कहते हैं। अर्थात माता के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, माता के विलोम शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर दो आधार बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर अगर मैं शब्दों के भेद देखूं तो कितने अर्थ होते हैं? एकार्थी। अर्थात ऐसे शब्द जिनके केवल एक अर्थ निकले उनके एकार्थी। अनेकार्थी, जहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाएं, जैसे कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, कृष्ण का अर्थ कन्हैया भी होता है ना, कृष्ण का अर्थ, ठीक है, श्यामल भी होता है। कहने का मतलब यह है एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, जैसे द्विज, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, द्विज का अर्थ दांत भी होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। उसी प्रकार पर्यायवाची या समानार्थी शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हों, ठीक है, ठीक विपर्यार्थी या विलोम शब्द हम जैसे कहें, है ना, लाभ का हानि, है ना, अशुभ का अशुभ, विलोम शब्द अर्थ के आधार पर चार लिखे गए हैं। लेकिन जब हम शब्द शक्ति पढ़ते हैं तो उसके तीन आधार बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर जब शब्द शक्ति में हम देखेंगे तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षक शब्द और तीसरा है
व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। वाचक शब्द, जिन शब्दों का अर्थ सामान्य रूप से निकाला जाए, है ना, उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जहां शब्दों में लक्षणों को लेकर बात की जाए तो वह लक्षक शब्द होते हैं, और जहां व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया जाए वहां पे क्या होता है, व्यंजक शब्द होते हैं। जब हम इन शब्दों को अच्छे तरीके से जब इनका अध्ययन कर लेते हैं तब हमारी हिंदी चालू होती है। अर्थात यदि आपने शब्द भेद में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं या बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, इन सब को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे, समास में अगर मैं बात करूं तो योग रूढ़ शब्द जितने होते हैं वो सब के सब बहुब्रीहि समास होते हैं। जब आप कर्मधारय समास पढ़ते हैं तो वहां पे उपमान और उपमेय देखते हैं। ठीक है, यहां पर जितने भी गुणवाचक विशेषण हैं, ठीक है, वह किसका काम करते हैं, बहुब्रीहि कर्मधारय समास का काम करते हैं। यहीं पे आप संख्यावाचक जब आप संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे तो आपका द्विगु समास कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार से जब आप विभिन्न प्रकार के अव्यय, अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्यय। आपका अव्ययी भाव समास कंप्लीट हो जाएगा। जब आप समुच्चय बोधक का प्रयोग करेंगे, योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो आपका द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको रस, छंद, अलंकार, संधि, समास आदि पढ़ना है तो आपको शब्दों में, ठीक है, पकड़ होना जरूरी है। इसी के साथ आज का हमारा फंडामेंटल यहां पर समाप्त होता है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपके लिए नवीन टॉपिक हम लेकर आएंगे, एक एक छोटे टॉपिक रहेंगे, एक एक जैसे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को देखा है। इन शब्दों को, एक एक शब्दों को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ क्या होते हैं, किस प्रकार के ये शब्द होते हैं। फिर हम इतिहास के आधार पर देखेंगे, विकारी अविकारी शब्दों को देखेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो इनके लिए बनाया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।